ऑफिसर कॉमर्शियल ऑडिट एग्जाम 25 ऑफ सितंबर 2005 का सेशन हम लोग शुरू करने जा रहे हैं और ये आज का कितना नंबर सेशन है? 6 नंबर सेशन है। तो हम लोगों ने पिछले 5 वीडियो में देखा कि हम लोगों ने पूरा 5 सेशन किया। पूरे 5 सेशन में हम लोगों ने वी हैव ऑलरेडी डन 55 क्वेश्चन सो फार, ओके, जहाँ पे पूरी डिटेलिंग हमने की, ग्रामर के हर पहलू को हमने समझा, पार्ट्स ऑफ स्पीच, टेंस, वॉइसेस, नरेशन, जेरांड, क्वेश्चन टैग, एवरीथिंग हम लोगों ने डील किया। हमने क्वेश्चंस के ऊपर मैप बनाया ताकि हम समझ सके कि क्वेश्चंस कहाँ से कहाँ जा रहा है और हमें एग्जैक्टली कौन सा आंसर हमसे डिमांड किया जा रहा है। इसी प्रोसेस को आगे बढ़ाते हुए हम लोग 25 सितंबर 2005 में जो सेक्शन ऑफिसर कॉमर्शियल ऑडिट का जो पेपर आया था, जहाँ पे 15 क्वेश्चंस, इसमें 5 क्वेश्चंस आए थे और इसी में एक और एग्जाम है जहाँ 10 क्वेश्चंस आए थे। तो इस सेशन में हम लोग 15 क्वेश्चन को सॉल्व करेंगे, ठीक है, और देखेंगे कि क्वेश्चंस का लैंग्वेज और क्वेश्चन का जो स्ट्रेंथ था वो कैसा था। चलिए मूव ऑन, चलिए स्टार्ट करते हैं, ठीक है। See the very first question, question number 56. Since we have already done 55 questions in 5 sessions, in 5 different videos. Okay, तो आज का ये छठा वीडियो है। देखते हैं एग्जाम का कौन से एग्जाम में है या मैंने यहाँ दे दिया है। The speaker did not properly space out his speech but went on one point only. See, एक तो यहाँ पे कई चीजें हैं जो आपको ध्यान में देना है। एक तो है ये went on, ठीक है, ये एक फ्रेजल वर्ब है, इसका मतलब होता है कैरी ऑन। ये भी एक फ्रेजल वर्ब है, इसका मतलब होता है कंटिन्यू, बोलता रहा, एक ही पॉइंट पे बोलता रहा। और एक है स्पेस आउट, ये भी क्या है? एक फ्रेजल वर्ब है। आर यू गेटिंग ए पॉइंट और नॉट? ठीक है, Now see, the speaker did not properly space out his speech. Speaker जो है अपने स्पीच को प्रॉपरली स्पेस आउट नहीं कर पाया। मतलब कह सकते हैं टू प्रिपेयर, टू ठीक से तैयारी नहीं कर पाई, स्पेस मैंने सजा नहीं पाया, अरेंज नहीं कर पाया, उसको कोहेरेंट नहीं कर पाया, तालमेल नहीं बैठा पाया। बट वेंट ऑन डैश वन पॉइंट ओनली, और एक ही मुद्दे पे डैश करता रहा। आपको दिया है स्ट्रेसिंग, अवॉइडिंग, डिवोटिंग, डिक्राइंग। क्वेश्चन नंबर आपका 56 क्या होगा? स्पीकर अपने स्पीच को स्पेस आउट नहीं कर पाया था, इसलिए एक ही बात को बार बार उस पर जोर देकर उस बात को बार बार बोल रहा था। हमारा सही आंसर क्या होगा? स्ट्रेसिंग। यहां व्हेन है, व्हेन के बाद हमें क्या चाहिए? जेरांड। बट वेंट ऑन स्ट्रेसिंग, वेंट ऑन जो भी भर्ब आएगा यहाँ पे उसमें आईएनजी होना चाहिए, भर्ब नहीं है, भर्बल नाउन है, जेरांड चाहिए, ठीक है। बट व्हाट इज द मीनिंग ऑफ डी क्राइंग? जानना चाहिए ना, अच्छा वर्ड है। क्राई माने रोना, सब जान जाते हैं कि अगला रो रहा है। डी क्राइंग इसका मतलब होता है पब्लिकली अनाउंस, है ना, जनता के सामने खुलेआम जो है उसका अनाउंस कर देना, घोषणा कर देना कि क्या है। बाकी अवॉइड करना, डिवोट करना, समर्पित करना, अवॉइड करना मतलब मुद्दे से हटना, वो अलग चीजें हो गई, ठीक है। क्लियर हो गया? ठीक है। सो वेंट ऑन स्ट्रेसिंग वन पॉइंट ओनली, ठीक है। आगे बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर कितना है? 57। टूरिस्ट्स, हमारा जो सब्जेक्ट है वो क्या है? प्लूरल है। मैप बनाते हैं हम लोग, प्लूरल है। ऑलवेज इंजॉयड, हमेशा पसंद करता था, यानी कि वर्ब की सेकंड फॉर्म।
अब जब मैंने आप लोगों को वर्ब पढ़ाया था तो मैंने कुछ ऐसे वर्ब मैंने बताए थे जिन वर्ब के बाद हमें जेरंड का इस्तेमाल करना पड़ता है, ठीक है। टूरिस्ट ऑलवेज इंजॉय डैश, टूरिस्ट को हमेशा मजा आता है क्या, देखने में, या जितना भी वर्ड है सबका मतलब होता है देखना, निहारना, क्या, द सेटिंग सन, कैसा सूरज, डूबता हुआ सूरज, कहाँ पे, दार्जिलिंग हिल्स में, ठीक है। तो हमें यहाँ क्वेश्चन नंबर 57 में आपको बताना है एक्चुअली यहाँ पे क्या होगा। सी टूरिस्ट ऑलवेज इंजॉयड, ओके, ये वर्ब है। जब मैंने वर्ब पढ़ाया था बताया एक ट्रांजिटिव वर्ब एक इंट्रांजिटिव वर्ब। ट्रांजिटिव वर्ब जिसको एक ऑब्जेक्ट की जरूरत पड़ती है, डायरेक्ट ऑब्जेक्ट की, ठीक है। कैसे मालूम चलेगा, टूरिस्ट ऑलवेज इंजॉयड ना, क्वेश्चन करो इंजॉयड व्हाट, आपको आंसर मिलेगा। ये ऑलरेडी वर्ब है तो हमें यहाँ वर्ब नहीं चाहिए। अगर हमें यहाँ वर्ब नहीं चाहिए तो यहाँ पे देखो ये है आईएनजी, आईएनजी है, इन सीइंग है, नहीं होगा, टू वॉच नहीं होगा, इंजॉयड टू वॉच नहीं होगा। इंजॉयड व्हाट, आप जब कोई चीज देखते हैं, निहारते हैं, उसे हम लोग क्या कहते हैं, वॉचिंग। क्या कहते हैं, वॉचिंग। सो टूरिस्ट ऑलवेज इंजॉयड watching the setting sun, like watching the movies, watching the setting sun, है ना, in the Darjeeling hills। तो ये जो watching है, ये जो watching है ना, ये डायरेक्ट ऑब्जेक्ट है। क्या है ये डायरेक्ट ऑब्जेक्ट है, किसका, enjoyed का। तो ये कौन सा वर्ब हुआ, ट्रांजिटिव वर्ब हुआ। तो इसको ऑब्जेक्ट चाहिए, व्हाट से क्वेश्चन किया, आंसर मिला enjoyed what, enjoyed watching, और ये जेरंड है। और इंजॉय के बाद हमको, मैंने वहाँ पढ़ाया था जब मैंने भव्य क्लास ली थी ऑफलाइन, तो मैंने बताया था कुछ कुछ वर्ड्स के बाद आपको जेरंड का इस्तेमाल करना पड़ता है, ठीक है। आगे देखते हैं। अ डैश ऑफ जापानीज आर्टिस्ट्स स्टेप्ड ऑफ द कोच एमिडस्ट अ वार्म वेलकम, मतलब कोच से क्या हो गए, हट गए, स्टेप्ड ऑफ, बाहर आ गए, एमिडस्ट, इसके बावजूद भी, किसके बावजूद भी, जबकि उनका बहुत अच्छा स्वागत किया गया। इट इज, पता है ये किस चैप्टर से है, कैन यू गेस, ये है नाउन। वो भी कौन सा नाउन, यस, देखो सिंपल जो कलेक्टिव नाउन शायद आप पढ़ भी नहीं रहे होगे आप लोग, और जो मैंने पढ़ा दिया आपको खाली ये बताना है कि आर्टिस्ट का जो दल होता है उसके लिए कौन सा हम लोग को कलेक्टिव नाउन हम लोग को यूज करना है, कौन सा यूज करना होगा। सारे ट्रूप है, बैंड है, गैंग है। देखो ये जो गैंग होता है ना, ये गैंग ऑफ क्रिमिनल्स होता है कि नहीं, गैंग ऑफ क्रिमिनल्स। उसमें थीव्स हो सकता है, रॉबर्स हो सकता है। बैंड है ना, बैंड ऑफ म्यूजिशियंस होता है, याद है मैंने पढ़ाया था। अब देखो एग्जाम में आया हुआ क्वेश्चन है, मैंने थोड़ा बनाया है, ठीक है। ये जो होता है TROUPE, ये होगा हमारा आंसर, ट्रूप ऑफ आर्टिस्ट्स। आर यू गेटिंग पॉइंट और नॉट, ओके। एंड व्हाट इज दिस TROUP ट्रूप, ये होता है ट्रूप ऑफ सोल्जर्स, सैनिकों की टुकड़ी, है ना, कलाकारों का दल, संगीतकारों का बैंड, ठीक है। गैंग ऑफ रॉबर्स, गैंग ऑफ थीव्स, गैंग ऑफ क्रिमिनल्स, गैंग ऑफ रॉन्ग डूअर्स, ठीक है। तो इसका सही आंसर क्या होगा, आर्टिस्ट के लिए क्या होगा, अ ट्रूप ऑफ जापानीज आर्टिस्ट, नॉट दिस ट्रूप, दिस ट्रूप, ट्रूप TROUP, ठीक है। आगे बढ़े। टुडे, आज, स्टूडेंट्स शुड बी रिकनसाइल्ड। व्हाट इज मीनिंग ऑफ रिकनसाइल, तालमेल बैठाना चाहिए, है ना, मतलब कोऑर्डिनेशन। तालमेल बैठाना चाहिए। अच्छा ये सारे क्या है, प्रीपोजिशन, और रिकॉन्साइल में EDI नहीं किया, क्या है, वर्ब है। वर्ब प्लस प्रीपोजिशन क्या बन जाता है, फ्रेजल वर्ब बन जाता है। तो बताना है आपको कि रिकॉन्साइल, यहाँ पे एक्चुअली ये फ्रेजल वर्ब नहीं है, यहाँ पे एक्चुअली प्रीपोजिशन का ही केस है। मैं इसलिए इसे बताया, रिकॉन्साइल के साथ कौन सा प्रीपोजिशन लगेगा, सवाल ही पूछा। दिस इज द केस ऑफ एप्रोप्रिएट प्रीपोजिशन। सो टुडे स्टूडेंट्स शुड बी रिकनसाइल्ड दैट्स द वे थिंग्स आर चेंजिंग। इसका मतलब क्या होता है, क्वेश्चन नंबर 59 का, जिस तरह से, द वे, जिस तरह से आज चीजें बदल रही हैं,
आज के छात्रों को चाहिए कि उन बदलती हुई हवाओं के साथ वो भी तालमेल बैठाएं। ये इसे कहने का मतलब है। ठीक है, सही आंसर क्या होगा? विथ, रिकॉन्साइल्ड विद द वे। क्या हो जाएगा? रिकॉन्साइल्ड विद द वे। समझ में आया? आगे बढ़े, चलो। रमप्पा मतलब रामा का पापा नहीं, ठीक है। रमप्पा डैश एज, एक्चुअली दा होगा, क्या होगा? द मेयर। सो रमप्पा डैश एज द मेयर ऑफ द टाउन। रमप्पा को टाउन का क्या चुना गया है? मेयर। एंड ही विल, है ना, क्या होगा? ही विल एज्यूम चार्ज दिस फ्राइडे। और अपना जो काम है, जो चार्ज है, इस शुक्रवार को वो ले लेंगे, भार संभाल लेंगे। इसका मतलब उनको टाउन का क्या चुना गया है? क्या कोई मेयर खुद को बना लेता है कि नहीं मैं मेयर बनूंगा? नहीं ना, उन्हें मेयर पब्लिक के द्वारा चुना जाता है। अगर पब्लिक के द्वारा चुना जाता है तो यहाँ पे जो भी आएगा वो पैसिव वॉइस में होगा। आर यू गेटिंग माई पॉइंट और नॉट? किस वॉइस में होगा? पैसिव वॉइस में होगा। और पैसिव वॉइस में होगा और उन्हें चुना गया है तो क्या होगा? ये नहीं होगा क्योंकि पैसिव ही नहीं है। इलेक्टेड, अगर इलेक्टेड थर्ड फॉर्म तो है, लेकिन यहाँ पे ऑक्सिलरी वर्ब चाहिए। बिना ऑक्सिलरी वर्ब के पैसिव नहीं होता है। ऑक्सिलरी वर्ब तो है लेकिन वर्ब फिर थर्ड फॉर्म में नहीं है, तो ये नहीं होगा कि पैसिव वॉइस से वर्ब थर्ड फॉर्म में होता है। तो बचा कौन? इज। रमप्पा सिंगुलर है तो इज होगा और इलेक्टेड थर्ड फॉर्म में होगा, तब हो जाएगा पैसिव वॉइस। आर यू गेटिंग माय पॉइंट और नॉट? सी, सो इजी। So Ramappa is elected as the mayor of the town and he will assume charge this Friday. Shall we move on? हरी, समझ में आ रहा है? ये 5 क्वेश्चन था उसका। 7th नंबर सेशन ही चल रहा है ना अभी, तो 7th नंबर सेशन में हमने इस एग्जाम को भी ऐड कर दिया है, एसएससी टैक्स असिस्टेंट इनकम टैक्स एंड सेंट्रल एक्साइज एग्जाम दैट वाज हेल्ड ऑन 11th दिसंबर 2005। इस एग्जाम में आए बहुत बेहतरीन 10 क्वेश्चंस को हम लोग देख लेते हैं। ठीक है। एज ही प्रूव्ड इनएफिशिएंट, क्योंकि वो अदक्ष था, अकुशल था, उसमें एफिशिएंसी नहीं थी। द कंपनी डैशिंग, कंपनी ने उसे क्या किया? निकाल दिया। अगर आपको कॉलेज से निकाल दिया जाए, अगर आप बदमाशी करोगे, फुड़गे बनोगे, तो उसे क्या क्या करते हैं? क्या किया जाता है? एक्सपेल्ड कर दिया जाए, रस्टिकेट कर देते हैं। ठीक है। तो यहाँ पे चूंकि वो साबित हो गया कि वो क्या है? इनएफिशिएंट है, और चूंकि वो इनएफिशिएंट है इसलिए उससे क्या किया गया? कंपनी से बाहर निकाल दिया गया। आंसर क्या होगा? एक्सपेल्ड। बट इज दिस एनफ? एक्सपेल्ड का मतलब होता है फोर्स टू लीव एन ऑर्गेनाइजेशन। इससे क्या मतलब होता है? फोर्स टू लीव एन ऑर्गेनाइजेशन। क्या होता है एविक्टेड? फोर्स टू लीव अ प्रॉपर्टी और हाउस, मतलब संपत्ति, जायदाद, घर से जबरदस्ती बाहर निकाल देना, जायदाद से बेदखल कर देना। इजेक्ट तो पता ही है, इजेक्ट मतलब बाहर जाना। प्लेन में गया, प्लेन क्रैश हो, क्या होता है? इजेक्ट हो जाता है। रिजेक्ट तो पता ही है, आपने प्रपोजल दिया किसी को, रिजेक्ट हो गया। गुलाब का फूल सड़ा हुआ देगा तो यही ना होगा। ठीक है, आगे बढ़े। मोस्ट पीपल आर इन, अब पीपल क्या होता है? प्लूरल। आर इन्फ्लुएंस्ड, तो आर और वर्ब की थर्ड फॉर्म, यानी कौन सा वॉइस? पैसिव वॉइस। बाय भी दिया है, किसके द्वारा? तो मोस्ट पीपल आर इन्फ्लुएंस्ड बाय डैश एडवर्टाइजमेंट। सी, एडवर्टाइजमेंट में एस है, यानी कि ये नाउन है। तो आपको केवल ये बताना है कि ज्यादातर लोग किस तरह के विज्ञापन से मोहित हो जाते हैं, प्रभावित हो जाते हैं, यानी विज्ञापन का खासियत बताना है।
कि कैसा विज्ञापन था जिससे ज्यादातर लोग इन्फ्लुएंस्ड हो जाते हैं। एंड टेंड में क्या लगता है? टू, आपको ये याद रखना है, टेंड टू बिलीव द क्लेम्स मेड अबाउट द प्रोडक्ट, और ये मानने के लिए विश्वास कर लेते हैं कि हाँ विज्ञापन में जो बोला गया बिल्कुल सही है। जैसे प्रधान नहीं, ठीक है छोड़ दो, ठीक है ठीक है, रिकॉर्डिंग हो रही है, भूल जाता हूँ कभी कभी, ठीक है, क्या होगा, काट दो, लाइव थोड़े ना है, ठीक है, तो समझ गया, ठीक है। तो इसका आंसर क्या होगा? इसका आंसर होगा कलरफुल एडवर्टाइजमेंट्स। रंग बिरंगे खूबसूरत विज्ञापन से मंत्रमुग्ध हो जाते हैं। ये शाहरुख खान अभी क्या बोलते हैं? तूफान पीता है वो, तूफान, बिरयानी के साथ, है ना, ठीक है। तो क्या करना पड़ेगा, एक तो बिरयानी लेके बैठेंगे, आधा सदी को बुलाएंगे, हम खा रहे हैं, तुम लोग फूकते रहो, तूफान आएगा, ठीक है। सो यहाँ पे सही आंसर क्या होगा हमारा? कलरफुल। जो भी हो, मोस्ट पीपल आर इन्फ्लुएंस्ड बाय अ कलरफुल एडवर्टाइजमेंट, माने रंग बिरंगे विज्ञापनों से क्या होते हैं, प्रभावित हो जाते हैं और ये मान लेते हैं। टेंड टू बिलीव का मतलब होता है वो विश्वास करने का मन हो जाता है उनका कि भाई ये जो क्लेम कर रहा है, ये विज्ञापन में जो दावे हो रहे हैं सही है, जो लिखा हुआ है इसको सही सही अपनी मातृभाषा में समझना, ये भी एक आर्ट है, ठीक है। आगे बढ़े। द कॉस्ट ऑफ डैश इज राइजिंग रैपिडली इन दिस सिटी। इस शहर में रहने के लिए जो खर्चा है ना, वो दिन प्रतिदिन क्या हो रहा है, बढ़ रहा है। तो कॉस्ट ऑफ क्या होता है? कॉस्ट ऑफ लिविंग, इसका मतलब होता है लाइवलीहुड। आप जो जीविका कमाना चाहते हो, जो आप लाइवलीहुड लिविंग, जो आपको शहर में रहना है, रहने के लिए जो कमाना है, खाना पीना, उसके जो खर्चा है वो दिन प्रतिदिन क्या हो रहा है सॉरी, रैपिडली क्या हो रहा है, बढ़ रहा है। द कॉस्ट ऑफ लिविंग, ठीक है, ये कॉस्ट ऑफ लिविंग ही होता है, इसके ज़्यादा कुछ होता नहीं है। और ठीक है, आगे देखते हैं। द मीटिंग इज डैश बिकॉज द फंड्स हैव नॉट अराइव्ड। अब बताओ, बिकॉज यहां पे रिजल्ट है, इफेक्ट क्या है, ये इफेक्ट, और बिकॉज के बाद क्या है, कॉज। तो ये कॉज एंड इफेक्ट का केस है। ये किसका केस है? कॉज एंड इफेक्ट का केस है, ठीक है। तो अगर कॉज एंड इफेक्ट का केस है तो हमें इन चारों का पता होना चाहिए। देखो, पुटिंग तो होगा नहीं, अभी बताए थे। पुटिंग मीन्स स्पेंडिंग अ लॉट ऑफ टाइम इन डूइंग समथिंग, किसी काम को लंबे समय तक करते रहने, अपने आप को व्यस्त रखना, बिजी रखना, ठीक है। तो पुटिन हमारा हो गया, पुटिंग का हो गया। और पुटिंग का मतलब एक और भी चीज होता है, लाइक टू इंट्रोड्यूस और टू मेक एन ऑफर। किसी चीज को इंट्रोड्यूस करना या किसी को क्या करना, ऑफर देना, ठीक है। इसके बाद है पुट ऑफ। पुट ऑफ का क्या मतलब होता है? पुट ऑफ का मतलब होता है टू डिले और टू पोस्टपोन, स्थगित कर देना। आर यू गेटिंग माय पॉइंट और नॉट? ठीक है, पोस्टपोन कर देना। इसके बाद क्या है, पुट अवे। पुट अवे का मतलब होता है टू डिस्कार्ड, त्याग देना, छोड़ देना, टू डिस्कार्ड। और पुटर तो पता ही है, बुझा देना, आग लगी है उसे बुझा दो, ठीक है। क्या होगा, टू एक्सटिंग्विश, लाइक फायर। कहीं पर अगर आग लगी है तो फायर एक्सटिंग्विशर से उसे बुझा देते हैं, दैट मींस यू आर ट्राइंग टू पुट आउट द फायर, ठीक है। तो ऐसा सही आंसर क्या होगा? मीटिंग की बात है तो मीटिंग को क्या किया गया, पुट ऑफ किया गया। देखो फ्रेजल लॉ की खूबसूरती क्या है, अगर आपको नहीं पता है आप आंसर नहीं दे पाओगे, कुछ नहीं कर सकते, आप गेस भी तो नहीं कर सकते। हाँ, इस तरह से अगर प्रैक्टिस कर रहे हो और फिर भी आपको आंसर नहीं आता है तो कुछ ऑप्शंस को आप एलिमिनेट कर सकते हो, यहाँ तक आपकी काबिलियत हो जाएगी। और थोड़ा और प्रैक्टिस करोगे तो सीधे आंसर आ जाएगा। आगे बढ़े क्या? अब आते हैं, क्वेश्चन नंबर कितना है, 65। इट इज डैश इफ वी कैन ऑर्गेनाइज अनदर एग्जाम दिस मंथ। ऐसा डैश है कि हम इस महीने कोई एग्जाम कंडक्ट कर पाएंगे कि नहीं, इफ दिया हुआ है तो क्या है, डाउटफुल है, अनलाइकली है, इम्प्रैक्टिकल है, अनश्योर है, सभी लगता है ना आंसर होगा। तो क्या होगा,
अनलाइकली का मतलब होता है नॉट लाइकली टू हैपन। अनलाइकली का मतलब जो नहीं होगा, है ना। तो यहाँ पे इफ दिया हुआ है ना, इसका मतलब आपको क्या हो रहा है, मतलब हम लोग डिसाइड नहीं कर पा रहे हैं, हम लोग फैसला नहीं ले पा रहे हैं कि हम लोग इस महीने एग्जाम ले पाएंगे कि भी नहीं। सो यू आर अनडिसाइडेड, और जब आप अनडिसाइडेड होते हो दैट मीन्स यू आर डाउटफुल, और इसका क्या मतलब होता है, अनडिसाइडेड, संदेहास्पद है। क्या है, संदेहास्पद है। ठीक है, अभी भी डाउट केस में है कि हम लोग इस एग्जाम ले पाएंगे कि नहीं ले पाएंगे से, तो इसी जगह अनडिसाइडेड। क्लियर। नेक्स्ट वन, शी वॉज रिलीव्ड टू हियर, उसको यह सुनकर राहत पहुंची, फ्रॉम द डॉक्टर, डॉक्टर से यह जानकर उसको काफी राहत महसूस हुआ, दैट द ट्यूमर, जो ट्यूमर था, जो बैड सेल होता है, खराब सेल, नॉट मैलिग्नेंट, मैलिग्नेंट का मतलब होता है हार्मफुल, मैलिग्नेंट का मतलब होता है कैंसरस, खराब होता है, जो कैंसर जो फैल जाता है। तो उससे ये जान के डॉक्टर से बहुत राहत मिली कि जो ट्यूमर था वो क्या था, मैलिग्नेंट नहीं था, हार्मफुल या कैंसरस नहीं था, वो क्या था, डैश था। यानी कि यहाँ जो भी होगा उसका मतलब होता है हार्मलेस। तो मैलिग्नेंट का ठीक ऑपोजिट देना है, और उसे डॉक्टरी भाषा में क्या बोलते हैं, उसे कहते हैं बिनाइन। अगर कैंसर है तो उसे मैलिग्नेंसी कहते हैं, मैलिग्नेंट, और अगर नहीं है तो बोलते हैं कि ये जो सेल है बिनाइन है, मतलब हार्मलेस है, काट के निकाल दो, खत्म। आर यू गेटिंग अ पॉइंट और नॉट? शैल वी मूव ऑन? नाउ क्वेश्चन नंबर 67, इट टुक द चाइल्ड अ लॉन्ग टाइम, बच्चे को लंबा समय लगा, टू रिकवर। अब बताओ, आप किसी चीज से रिकवर होते हो ना, कुछ हुआ है वहां से आप क्या हो गए, अभी वापस रिकवर हो गए। टू रिकवर डैश द शॉक, जो सदमा है उससे बाहर आने के लिए, रिकवर होने के लिए बच्चे को लंबा समय लगा। तो रिकवर में हमें यह बताना है कि एप्रोप्रिएट प्रीपोजिशन कौन सा लगेगा, कौन सा लगेगा, फ्रॉम। सो इसका सही आंसर क्या होगा, फ्रॉम। रिकवर फ्रॉम होता है, रिकवर फ्रॉम द शॉक, रिकवर फ्रॉम द एक्सीडेंट, रिकवर फ्रॉम द मिसहैप, रिकवर फ्रॉम द मिसफॉर्च्यून, है कि नहीं? क्लियर हो गया? आगे क्वेश्चन नंबर कौन सा है, 68। यू हैव ऑल कम वेल प्रिपेयर्ड, आप सभी तैयारी करके आए, आप सभी तैयारी करके आए हो। आई डैश यू टू पास दिस एग्जाम, मैं उम्मीद करता हूं कि आप ये एग्जाम पास करोगे। उम्मीद, तो उम्मीद का क्या होगा, विश है। अच्छा, एक्सेप्ट तो नहीं होगा, ये तो नेगेटिव वर्ड है, इसके बावजूद नहीं होगा। यहां पे विश है, होप है, एक्सपेक्ट है। आई होप का मतलब होता है मैं आशा करता हूं, आई एक्सपेक्ट का मतलब होता है कि चूंकि आप सब प्रिपेयर्ड आए हो, तैयारी करके आए हो, मैं मुझे उम्मीद है कि आप पास करोगे। आंसर क्या होगा, एक्सपेक्ट। ठीक है, आगे बढ़े। क्वेश्चन नंबर 69, सेम चीज, चिल्ड्रेन इंजॉय। अब बताओ, इंजॉय वर्ब है ना, और इसके बाद क्या चाहिए, जेरांड, मतलब वर्ब का फर्स्ट फॉर्म प्लस आईएनजी, और इसे क्या कहते हैं, वर्बल नाउन। ये वर्ब से बनता है पर नाउन की तरह बिहेव करता है। सो चिल्ड्रेन इंजॉय डैश द टीवी, क्या होगा, वॉचिंग द टीवी। टू नहीं होगा, अभी मैंने कुछ दिन पहले सेशन में करवाया था, 6 नंबर सेशन में करवाया था मैंने। ठीक है, तो चिल्ड्रेन इंजॉय वॉचिंग द टीवी प्रोग्राम्स, क्योंकि इंजॉय वर्ब है। इंजॉय व्हाट, इंजॉय व्हाट, तो ये वॉचिंग क्या है, इंजॉय का डायरेक्ट ऑब्जेक्ट है। क्या है, इसलिए इंजॉय क्या है, ट्रांजिटिव वर्ब है। आर यू गेटिंग अ पॉइंट और नॉट? ठीक है, इस सेशन का 7th नंबर सेशन का ये आखिरी सवाल। क्या, जस्ट एज इन अ फैमिली, it is the willing cooperation of its members that dash happiness and contentments, so it is in the larger family of the nation. सवाल यही है ना, just as in a family it is the willing cooperation of its members that dash happiness and contentment, comma, so it is in the larger family of the nation. So क्या होगा,
ये जो बता रहा है ना, ये क्या है, एक फैक्ट है। ये जो बता रहा है, ये क्या बता रहा है, एक जनरल इंफॉर्मेशन दे रहा है। क्या दे रहा है? जनरल इंफॉर्मेशन। कोई भी फैक्ट या इंफॉर्मेशन दिया जाता है किस टेंस में होता है? यस, वो होता है प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस में। और हम किसकी बात कर रहे हैं? फैमिली की। किसकी बात कर रहे हैं? फैमिली। फैमिली क्या है? थर्ड पर्सन सिंगुलर नंबर। अगर ये फैमिली थर्ड पर्सन सिंगुलर नंबर है तो वर्ब के फर्स्ट फॉर्म के साथ क्या लगेगा? एस या ईएस लगेगा। जो ये पास्ट टेंस है नहीं होगा, विल है नहीं होगा, पास्ट टेंस है नहीं है, क्या बचा? सिंपल। ओके, सो दिस इज आवर 7th एंड लास्ट सेशन ऑफ टुडेज। ये आज का 7वां सेशन हम लोग का हो गया। देखते ही देखते 2 दिन में हम लोगों ने 7 सेशन यानी कि 7 वीडियो हम लोगों ने कर लिए। एंड वी हैव ऑलरेडी कवर्ड अ स्प्लेंडेड 70 क्वेश्चंस फ्रॉम एंड दोज क्वेश्चंस आर ऑलरेडी फ्रॉम प्रीवियस ईयर एग्जाम। सो दीज क्वेश्चंस आर वेरी इंपॉर्टेंट बिकॉज प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस डिमांड समथिंग फ्रॉम द स्टूडेंट्स। ठीक है, तो एग्जाम में जाने से पहले अगर हम एग्जाम्स के ही क्वेश्चन को सॉल्व करके जाते हैं तो पूरा ग्रामर आपका रिवीजन हो जाता है। ठीक है, जो आप भूल गए हो, जो हो चुका है से 6 महीने पहले, टेंस हो गया, पार्ट्स ऑफ स्पीच हो गया, जेरंड हो गया, क्लॉजेज हो गया, वो सारे के सारे क्या होते हैं, अचानक से रिवीजन होने स्टार्ट हो जाते हैं, क्योंकि आपको एक एक पेज उल्टा के पलटने का समय नहीं है। सो थ्रू दिस क्वेश्चंस विल कम टू नो कि वो जो ग्रामर हमने पढ़ा उसको हम कैसे इंप्लीमेंट करेंगे, कैसे उसको अप्लाई करेंगे और कैसे इस क्वेश्चन को सॉल्व करेंगे। और ये क्वेश्चंस भी एग्जाम में आते हैं। इनका जो एडवांस वर्जन जो होता है, क्लोज टेस्ट जो बैंकिंग एग्जाम में आता है, वो भी आपके एग्जाम में आता है। तो all the questions are very important from the exam point of view। तो इनको प्रैक्टिस करिए और आगे और जितने क्वेश्चंस मैंने आपको दिए हैं, ठीक है, जो स्टडी मटेरियल मैंने दिया है, अब उसको और इस नॉलेज को ऐड हो गया आज, और बेहतर आप कर पाएंगे। क्योंकि जब आप आंसर दें तो उसका रीजन जरूर लिखें। सी वाई? बिकॉज व्हेन यू आर राइटिंग द रीजन और लॉजिक बिहाइंड योर आंसर, तो उससे क्या होता है, आपका नॉलेज काफ़ी डेप्थ में जाता है, काफ़ी गहराई में जाता है। सबको समझ में आया? सो थैंक यू वेरी मच।